दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठी सुधा अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। तभी पीछे से एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। कुछ पैसे दे दो बिटिया, कल से कुछ नहीं खाया, बड़ी भूख लगी है। सुधा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी भिखारिन हाथ फैलाए खड़ी थी। लगभग 80 साल की उम्र, गहरा सांवला रंग, झुर्रियों से भरा शरीर, झुकी कमर और फटे मैले कपड़े में थी। वैसे तो सुधा किसी भिखारी को पैसे देने में विश्वास नहीं रखती थी, बल्कि उन्हें भरपेट भोजन कराना ही सही समझती थी, क्योंकि उसे लगता था कि किसी भूखे को भोजन कराने से ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। अपनी इसी सोच के कारण सुधा ने उससे हंसकर पूछा, क्या खाओगी अम्मा? तुम्हें जो भी खाने का मन है बताओ, मैं अभी तुम्हें वही खरीद कर खिलाती हूँ। सुधा की बात सुनकर उस बुढ़िया की आंखों में चमक आ गई और वह बोली, जो कहूँगी वही खिलाओगी बिटिया? सुधा ने हंसते हुए कहा, हाँ, खाने की जो चीज़ें यहाँ मिल रही हैं उनमें से कुछ भी। अब ऐसी चीज़ जो यहाँ नहीं मिल रही है वो कहाँ से लाऊंगी? थोड़ा सोचकर उस बूढ़ी अम्मा ने सामने फूड प्लाजा की ओर इशारा करते हुए बोली, मुझे चीज़ पिज्ज़ा खाना है। सुधा उसकी बात सुनकर चौंक गई और बोली, क्या? हाँ बिटिया, मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद है, पिछले कई सालों से पिज्ज़ा नहीं खाया। ठीक है चलो, ये कहकर सुधा ने अपना सामान लिया और उस बूढ़ी अम्मा के साथ सामने फूड प्लाजा में चली गई। सुधा ने उसके लिए चीज़ पिज्ज़ा मंगाया और वही कुर्सी पर बैठ गई। वह बुढ़िया भी वहीं ज़मीन पर बैठ गई। सुधा ने उसकी ओर देखा, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था और पिज्ज़ा खाने की बेचैनी उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। सुधा ने उससे पूछा, कहाँ की रहने वाली हो अम्मा? कितने समय से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही हो? सुधा का प्रश्न सुनते ही उसकी आंखों की चमक गायब हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मत पूछो बिटिया कि कब से भीख मांग रही हूँ, जब से मेरा सूरज मुझे यहाँ छोड़ कर गया है। बड़ी लंबी कहानी है बिटिया। सुधा ने उससे पूछा, मुझे अपनी कहानी नहीं सुनाओगी अम्मा? फिर उस बूढ़ी भिखारी ने अपनी जो कहानी सुनाई उसे सुनकर सुधा का मन दुखी हो गया। उस बूढ़ी भिखारी ने बताया, मेरा नाम सावित्री है। मैं गांव में अपने पति और इकलौते बेटे सूरज के साथ रहती थी। मेरे पति फौजी थे और गांव में हमारे पास बहुत ज़मीन थी। सास ससुर भी साथ ही रहते थे। मेरे पति फौज से रिटायर होने के बाद गांव आकर खेती बाड़ी करने लगे थे। हमारे पास किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। घर में गाय भैंस व खेती के लिए ट्रैक्टर इत्यादि सब था। हमारा बेटा सूरज पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए मुंबई चला गया। वह बीच बीच में घर आया करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे पति को घूमने का बहुत शौक था और अक्सर हम पति पत्नी कहीं कहीं घूमने चले जाया करते थे। जब हम घूमने जाते थे तो मेरे पति मुझे पिज्ज़ा ज़रूर खिलाते थे। अगले कुछ सालों में सास ससुर की मृत्यु हो गई। फिर मैं और मेरे पति ही खेती बाड़ी संभालते थे। कुछ समय बाद मेरे पति ने भी इस दुनिया से विदा ले ली और अब गांव में मैं अकेली रह गई थी। मैंने सूरज से कई बार गांव आने को कहा था, पर उसे मुंबई की तेज भागती दौड़ती ज़िंदगी ही रास आने लगी थी। धीरे धीरे सूरज का गांव आना बहुत कम हो गया था। उसने मुंबई में ही अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैं अकेली खेती बाड़ी कितना संभालती। मैं उस दिन बहुत रोई थी जब मुझे अपनी गाय और भैंस को बेचना पड़ा। फिर कुछ महीनों बाद एक दिन सूरज का खत आया कि वह मुझे मुंबई ले जाने के लिए आने वाला है। मेरा मन खुशी से झूम उठा था। मेरी आंखें मेरे बेटे बहू और नन्हे से पोते को देखने के लिए तरस गई थी। मैं सूरज का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। कुछ दिनों बाद सूरज आया और उसे देखकर मेरी आंखें भर आई। थोड़ी देर बाद सूरज ने कहा कि वह गांव के सारे खेत बेचना चाहता है, क्योंकि उसे मुंबई में एक फ्लैट खरीदना है। यह सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैं सूरज के विचार से सहमत नहीं थी, क्योंकि मैं अपने पुरखों की ज़मीन बेचना नहीं चाहती थी। परंतु सूरज ने मुझे यकीन दिलाया कि हम सब मुंबई में बहुत खुश रहेंगे और सूरज अब मेरे बुढ़ापे में मेरी सेवा करना चाहता है। मैंने ना चाहते हुए भी अपने सारे खेत इसलिए बेच दिए ताकि सूरज मुंबई में अपने सपनों का घर खरीद सके। फिर मैं अपना सारा सामान समेटकर सूरज के साथ मुंबई के लिए निकल पड़ी। यहीं इसी दिल्ली स्टेशन से हमें मुंबई की ट्रेन पकड़नी थी। सूरज मुझे प्लेटफॉर्म पर बैठाकर पानी लेने गया था और आज तक नहीं लौटा। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु उसका कुछ पता नहीं चला।
सूरज मेरे सारे पैसे लेकर और मुझे यहाँ छोड़कर मुंबई वापस चला गया। ये कहते कहते सावित्री की आंखें भर आई और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनकर सुधा बहुत उदास हो गई। उसके मन में बस यही बात आ रही थी कि कोई अपनी ही माँ को कैसे छोड़कर जा सकता है। माँ बाप अपने बच्चे को पालने पोसने में सारी ज़िंदगी लगा देते हैं और बच्चे बड़े होकर उनको बोझ समझने लगते हैं। सुधा ने बूढ़ी अम्मा से कहा, चलो मैं तुम्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़कर आती हूँ, कम से कम तुम्हें 2 वक्त का खाना तो मिलेगा। फिर बूढ़ी अम्मा ने कहा कि नहीं बिटिया, मैं यह स्टेशन छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। अगर कभी सूरज को अपनी गलती का एहसास हुआ या उसे अपनी माँ की कभी ज़रूरत पड़े तो फिर वह मुझे कहाँ ढूंढेगा। यह तो समय का फेर है बिटिया। समय के पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। इस दुनिया में समय ही सबसे बलवान है। समय अच्छा तो सब कुछ अच्छा है और यदि समय खराब है तो सब खराब। ये कहकर सावित्री ने अपने आंसू पोंछ लिए। अब तक सावित्री के लिए पिज्ज़ा बनकर आ गया और वह जल्दी जल्दी पिज्ज़ा खाने लगी। उसे देखकर सुधा बोली, अरे अम्मा आराम से स्वाद लेकर खाओ और ये लो कुछ पैसे, फिर जब पिज्ज़ा खाने का मन करे तो खा लेना। कहते हुए कुछ पैसे सावित्री के हाथों पर रख दिए। जुग जुग जियो बिटिया। सावित्री के मुंह से आशीर्वाद सुनकर सुधा की भी आंखें भर आई। कभी भी भिखारियों को पैसे न देने वाली सुधा आज अपने उसूल तोड़कर खुश थी। दोस्तों, कहानी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।